हेलो बच्चों, मेरा नाम हरकेश्वर प्रजापति है। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अम्ल क्षार यौन लवण, जो क्लास 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के लिए है। इसमें पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 इसके पहले पढ़ चुका है, जिसमें हम पढ़े थे अम्ल और क्षार के बारे में। उसमें हम उसके विभिन्न टॉपिक पे बात किए थे और उसके विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल ये क्या है, सबसे पहले इसे समझेंगे कि पीएच स्केल वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अम्ल और क्षार को मापने की प्रक्रिया होती है, और इससे हम पीएच मान से ही अम्ल क्षार को माप सकते हैं कि कौन कितना प्रबल है और कौन कितना दुर्बल है। आइए इसके बारे में हम इस पार्ट में जानकारी लेंगे, और इसके अलावा लवण की जानकारी लेंगे। लवण कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है लवण, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो हम सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पीएच मान। हम यहाँ पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले ये सीखेंगे कि जो जल होता है, जल ये ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक है। ये एक ध्रुवीय विलायक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे कि इसके आयनिक रूप होते क्या हैं, और इसमें देखेंगे इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, और इसका जो आयनिक रूप होता है वो H+ आयन होता है और OH- आयन होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो H+ आयन है वो अम्ल को इंगित करता, अम्ल को बताता। OH जो है, ये OH आयन जो है वह क्षार को व्यक्त करता। तो यदि इनका गुणनफल कर दिया जाए तो हमें पानी मिलता है। तो पानी एक हमारा क्या है, उदासीन है। उदासीन का अर्थ होता है कि वह ना ही तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड जो भी आयन है, यहाँ पे इनका गुणनफल किया जाए तो इनका गुणनफल करने के पश्चात हमें क्या मिलता है। तो याद रखना होगा ये हमें कि हाइड्रोजन जो आयन होता है इसकी जो भी सांद्रता होती है और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का गुणनफल 10⁻14 के बराबर होता है। अब कभी भी हमें पीएच स्केल ज्ञात करने के लिए सदैव और हमेशा हाइड्रोजन आयन को ही ज्ञात करना होगा। उसके हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्ञात करने के पश्चात हम देखेंगे कि 10 पे जो भी पावर आएगा उसके ऋणात्मक वैल्यू के बराबर इसका पीएच मान होगा, उस घोल का पीएच मान होगा। तो इससे हम उस घोल का पीएच मान ज्ञात करने में मदद मिलती है। अगर देखा जाए यहाँ पे कि H+ आयन की जो आयन की सांद्रता होगी वह 10⁻7 होगी, और OH आयन की जो सांद्रता होगी वह हमारी होगी 10⁻7। तो इससे यदि हम देखें कि H आयन के जो भी 10 की घात वाली संख्या होती है उसके ऋणात्मक, अगर इसके पीएच की बात की जाए तो पीएच जो मान होगा उसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा। तो इस जल का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। इस जल का पीएच मान 7 होगा, जो कि एक उदासीन है, ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है। अब पीएच स्केल में इसी जल के पीएच मान से ही यदि
हम अधिक निकालते हैं तो वो क्षारीय होता है, यदि कम निकालते हैं तो अम्लीय होता है। तो इस तरह से हम पीएच स्केल के द्वारा हम क्या करेंगे कि उसके मान की गणना करेंगे कि कौन सा कितना अधिक अम्लीय है, कौन कितना अधिक क्षारीय है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यदि हमारे पास दिया गया है NaOH, ये क्या है? कास्टिक सोडा है। क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये हमारा है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। यदि इसका जलीय विलयन हो, जलीय विलयन, यदि हमारे पास इसका जलीय विलयन हो और कह रहा है कि इसके जलीय विलयन में OH जो आयन है, OH आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता 10 पे पावर ऋण 7 हो, 10 पे पावर ऋण 7 नहीं, यहाँ पे 6 हो, तो इसका pH मान कितना होगा? इसका pH मान ज्ञात करें। तो हम इसको कैसे, इस प्रश्न से कैसे pH मान ज्ञात करें इसे समझेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी उसकी घात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो हम देख लेते हैं, क्या यहाँ हमें OH पता है, H आयन नहीं पता है, यानी हाइड्रोजन आयन नहीं पता है, हमें हाइड्रोक्साइड आयन पता है। तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले जल के आयनिक गुणनफल से हमें इसे ज्ञात करना होगा। तो जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो कितना होता है? देखेंगे कि H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन OH माइनस आयन, इसकी जो होती है 10 पे पावर ऋण 14 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे कि इसकी सांद्रता दी हुई है, तो इसकी सांद्रता कितनी दी हुई है? 10 पे पावर ऋण 6 के। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे H प्लस आयन की सांद्रता। तो H प्लस आयन की ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 10 पे पावर ऋण 6 लिखना होगा और ये बराबर 10 पे पावर ऋण 14, इससे डिवाइड करेंगे। H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी वो ज्ञात की जा सकती है। तो अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये 10 पे पावर ऋण 14 बाई का 10 पे पावर ऋण 6। अब इसको हम ऊपर ले जाके जोड़ेंगे, क्योंकि यह नीचे से जब ऊपर गई तो यह जुटेगी। तो 10 पे पावर ऋण 14 और प्लस हो गया 6। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आया जो 10 पे पावर ऋण का 8, यह हो गया हमारा। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो pH मान होगा, pH मान की बात करें तो pH मान हमें ज्ञात करना होगा। तो इसका जो pH मान आएगा वह हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो आयन है हमारे पास उसकी जो सांद्रता है 10 पे पावर ऋण का 8। तो यहाँ पे जो ये लिखी गई अंक है यही होता है pH मान, यही होता है pH मान। तो इसका जो pH मान आया वह 8 आया pH मान। तो इस तरह से हम सभी के सबसे पहले pH मान की गणना कर लेते हैं। यदि हमें pH मान की गणना करने आ रही होगी तो बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 अंक आपके मिलेंगे और पॉलिटेक्निक प्रवेश एग्जाम में भी आपको इस pH मान से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आने वाले टाइम में जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे तो वहाँ इस तरह से pH मान ज्ञात करने के लिए पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे सीखेंगे कि कितना pH मान हो तो वह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इसका डिसीजन कैसे लेते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि pH स्केल में किस तरह से pH मान का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जल का जो pH मान होता है वह उदासीन होता है। तो
तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। अब यहीं से यदि हम आगे की तरफ चलते हैं तो आगे चलने पर हमें क्षार मिलता है। क्या मिलेगा? क्षार। अर्थात इसका जो पीएच मान है वो बढ़ने लगे। बढ़ने का अर्थ है कि 7 के बाद 8 आ जाए, 8 9 आए, फिर 10 आए, तो ये क्या होंगे? क्षार हैं। इस तरह से बढ़ते जाएं तो ये सभी क्या होंगे? क्षार के कंडीशन में आएंगे। ये जो है हमारा पीएच मान है। कितना है? पीएच मान है। पीएच मान है, ये हमारा पीएच मान है। तो ये सभी के सभी जो 7 से ऊपर पीएच मान प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं क्षार की क्वालिटी में आते हैं। और ये जैसे जैसे बढ़ते हैं आगे की तरफ वो क्षारकता बढ़ती जाती है। क्षारकता बढ़ती जाती है और अम्लीयता घटती जाती है। ये हमारी है अम्लता। हमारा जो पानी होता है उसमें क्षारकता और अम्लता दोनों बराबर के कैलकुलेशन में होते हैं, दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। इसी वजह से ये उदासीन होता है। और जैसे जैसे हम पीएच मान देखेंगे आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे यानी क्षारकता बढ़ती जाती है और अम्लता घटती जाती है। तो इस तरह से जिसका मान 7 से अधिक होगा, जिसका मान 7 से अधिक होगा वे कहलाएंगे क्षार। क्या कहलाएंगे? क्षार। और जिसका मान इसी 7 से कम होने लगेगा पीएच, वे कहलाएंगे अम्ल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इधर घटता हुआ जो क्रम आएगा, जैसे 6 5, यहाँ से 4, यहाँ से 2 3 2, इस तरह से जो पीएच मान है वो यदि घटने लगे, ये सभी पीएच मान, तो ये सभी क्या होंगे? अम्ल होंगे। ये सभी क्या होंगे? अम्ल के पीएच मान होंगे। कि जो भी 7 से कम आए वो सभी के सभी अम्ल में आते हैं और जो 7 से अधिक आते हैं वो सभी के सभी क्षार में आते हैं। तो देखेंगे जैसे जैसे हमारा पीएच मान घटता जाता है उस तरह से हम देखेंगे कि हमारी क्षारकता कम होती चली जाती है और अम्लता बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से पीएच मान से हम अम्ल और क्षार के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कौन कितना ज़्यादा अम्लीय है और कौन कितना ज़्यादा क्षारीय है। तो इस पीएच स्केल से हम इसकी गणना करते हैं। अब यहाँ हम कुछ सामान्य विलेनों के पीएच मान का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ये कितना होता है पीएच मान। जैसे हम पहले की बात करें तो यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब गाढ़ा जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसे हम तेजाब कहते हैं, उसका पीएच मान जो होता है वो 0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका अगर सामान्य सूत्र आप जानना चाहते हैं तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है H2SO4 होता है, जिसका होता है आपका 0। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका जो होता है इसका पीएच मान 1 होता है। तो जो भी यानी 7 से कम है, ये सारे के सारे जो भी 7 से कम आ रहे हैं वो सभी के सभी अम्ल में आएंगे। आमाशयी रस, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद आमाशय या हमारे पित्त के द्वारा कुछ रस स्रावित किए जाते हैं, तो उस रस में जो आमाशयी रस स्रावित किया जाता है उसमें भी H2SO4 होता है। उसकी मात्रा जो होती है तो उसमें जो पीएच मान होता है वो 1.4 का होता है। कितने का होता है? 1.4 का। आमाशय, हमारे आमाशय में यानी जो भी पित्त रस स्रावित करता है उसका जो पीएच मान होता है, जो हमारे खाने को गलाता है उसका जो यानी पीएच मान होता है 1.4 होता है। हम सामान्यतः देखे होंगे नींबू का जो यानी पीएच मान होता है नींबू के रस का वो होता है 2.5 होता है। सिरका आप देखेंगे सिरका का होता है 4। यहाँ से टमाटर का रस, जो हम टमाटर मार्केट से या भोजन में लेते हैं उसका होता है 4.1। काफ़ी, आप जो सुबह काफ़ी पीते हैं उसमें भी
आप देखेंगे कि उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 5। दूध, आप दूध जो ग्रहण करते हैं उसका भी पीएच मान होता है, तो उसका पीएच मान होता है 6.5। तो ये भी देखेंगे कि ये भी 7 से कम है, तो अर्थात दूध क्या होगा, अम्लीय होगा। जल का आप पीएच मान जानते हैं, 7 होता है, जो ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। मानव लार, जो आपके मुख में लार बनते हैं, लार ग्रंथियां 6 होती हैं, उससे लार स्रावित होती हैं, उसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। मानव रक्त, आपके रक्त का जो भी पीएच मान होगा वो होता है 7.4। आप देखेंगे मानव के आंसू, आपका आंसू जो होगा उसका भी पीएच मान 7.4 होता है। समुद्रीय जल, आप देखेंगे खारे पानी का जो जल होता है समुद्रों में, उसका जो पीएच मान होता है वो 7.8 होता है। यहाँ से 14 नंबर हम देखेंगे कि 14वां है टूथपेस्ट, जो आप यानी ब्रश के साथ टूथपेस्ट को लगाते हैं उसका जो पीएच मान होता है वो 8 होता है। और खाने का सोडा, जो यानी खाना पकाते समय सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो पीएच मान होता है 8.5 होता है। इसे वॉशिंग सोडा देखेंगे, वॉशिंग सोडा का जो धुलाई के काम आने वाला सोडा है उसका जो पीएच मान होता है वो 9 होता है। ये सारे के सारे क्षारीय हैं, जो भी जैसे समुद्री जल की बात करें या आंसू की बात करें या रक्त की बात करें या हम मानव लार की बात करें, ये सारे के सारे जो होते हैं वो यानी क्या होते हैं, क्षारीय होंगे। यहाँ से वॉशिंग पाउडर भी क्षारीय होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, इसका भी 13 होता है पीएच मान, तो ये भी क्षारीय होता है। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा विलयन क्षारीय है, कौन सा विलयन यानी अम्लीय है, इससे पता लगाया जा सकता है। तो आप इसे याद रखें और सभी पीएच मान इसको याद रख लेंगे, जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उसमें आपके काम आने वाले हैं, कंपटीशन तक के काम आने वाले सभी पीएच मान हैं, इसको याद रखेंगे। अब हम इसमें लवणों के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये लवण होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं कि किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसमें प्राप्त आयनिक ठोस जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। मतलब क्या है, यहाँ से देखिए कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास अगर जैसे NaOH है, अगर हम HCl से अभिक्रिया करवाएं तो ये हमारा क्या है, क्षार है, क्षार, और ये क्या है हमारा अम्ल है, अम्ल है। अब इनका हम जब आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है। Na प्लस चार्ज और यहाँ OH माइनस चार्ज, और यहाँ से देखेंगे H प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज। तो इसमें 2 माइनस चार्ज और 2 प्लस चार्ज हैं। तो माइनस चार्ज जो है ये OH H से क्रिया करता है और ये क्या बना लेता है कि आपस में NaCl बनाता है। यहाँ से हम देखेंगे कि NaCl, तो जो NaCl बना ये हमारा लवण बना। लवण ये आयनिक भी है और एक ठोस है जिसे हम नमक कहते हैं, नमक, ये नमक है। अब यहाँ से हमें बचा क्या, हमारे पास ये बचा हुआ है कि OH और प्लस आयन, तो यह बनाएगा H2O। तो इस अभिक्रिया से हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल भी प्राप्त होता है। कहीं कहीं पे तो जल नहीं प्राप्त होगा, कुछ और ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से उदासीनीकरण की बात करें तो नमक एक ठोस भी है और लवण भी है। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त जो आयनिक ठोस होते हैं वे लवण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि लवणों के प्रकार के बारे में कि लवण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो इनका बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सामान्य लवण लिखा हुआ। ये सामान्य लवण होता क्या है?
सामान्य लवण का अर्थ ये होता है कि जिसमें H आयन या OH आयन उपस्थित ना हो, उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं। क्या कहेंगे? सामान्य लवण। अम्लीय लवण ऐसा लवण होता है जिसमें H आयन उपस्थित हो और OH आयन अनुपस्थित हो, अर्थात H आयन केवल उपस्थित हो, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। और क्षारीय लवण ऐसा लवण होता है जिसमें OH आयन उपस्थित होता है, उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। मिश्रित लवण ऐसा लवण होता है कि जिसमें ये दोनों शामिल होते हैं, H आयन और OH आयन दोनों शामिल होते हैं, उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं। द्विक लवण में भी आते हैं कि इसमें दो प्रकार के आयनिक रूप पाए जाते हैं, अर्थात दो प्रकार के यौगिक एक ही में शामिल होते हैं, तो उसे द्विक लवण कहते हैं। संकर लवण का अर्थ ये होता है कि दो प्रकार के लवणों से मिलने के पश्चात एक तीसरे प्रकार का लवण की उत्पत्ति हो जाए, तो उसे संकर लवण कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक का अध्ययन करेंगे, तो हम देखते हैं इनका एक एक करके अध्ययन कि क्या होता है इनके बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे सामान्य लवण के बारे में। वे लवण जिनमें विस्थापनी H आयन या OH आयन नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ से देखिए कि NaCl, अभी जस्ट हम बताए कि NaCl एक लवण है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें क्या H+ आयन है, क्या OH- आयन उपस्थित है? ये दोनों के दोनों उपस्थित नहीं है, ये दोनों के दोनों उपस्थित नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा? सामान्य लवण हो गया। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्या ये देखेंगे कि ये एक लवण है, क्या इसमें H आयन है? H आयन नहीं है। क्या OH आयन है? OH आयन नहीं है, अतः ये सामान्य लवण कहे जाएंगे। तो सामान्य लवण में ना ही H आयन उपस्थित होता है, ना ही OH आयन उपस्थित होता है, तो इस प्रकार के लवण को सामान्य लवण कहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि दूसरा हमारा है अम्लीय लवण। वे लवण जिनमें विस्थापनी H आयन जो होता है उपस्थित होता है, H आयन उपस्थित होता है, अम्लीय लवण कहलाते हैं। यहाँ पे उपस्थित छूट गया है, देखिए उपस्थित होता है, वहाँ पे क्या होगा? अम्लीय लवण कहा जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो NaHSO4, ये क्या है कि सोडियम बाईसल्फेट, ये क्या है? इसमें हम देखेंगे तो यहाँ H+ आयन उपस्थित है। तो इस तरह से यदि इसे जलीय विलयन में घोला जाएगा तो यह क्या बनाएगा? H+ आयन ये क्या करेगा? विस्थापित करेगा, अतः ये क्या होगा? हमारा जो ये पूरा का पूरा लवण ये हमारा है अम्लीय। क्या है? अम्लीय लवण है। ठीक, अब हम देखेंगे अगला NaHCO3, इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें अगर इसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो यहाँ से हम देखेंगे कि H+ आयन ये विस्थापित करेगा। तो इस तरह से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि अम्लीय लवण में H आयन उपस्थित होता है और वह ध्रुवीय विलायक में घोलने पर उसे विस्थापित करता है, तो वह क्या होता है? हमारा ये अम्लीय लवण कहे जाते हैं। यहाँ हम तीसरे की बात करेंगे, प्रकार नंबर 3 की, क्षारकीय लवण। ये क्या होते हैं? क्षारकीय लवण वे लवण जिनमें विस्थापनी OH
OH आयन उपस्थित होते हैं उन्हें क्षारकीय लवण कहते हैं। अर्थात इसमें ये देखा जाता है कि यह जो OH आयन उपस्थित है, यदि ऐसा लवण होगा जिसमें अगर उस लवण को हम ध्रुवीय विलायक में घोलें तो OH माइनस आयन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, तो इससे हम कहेंगे इस प्रकार के लवण को क्षारकीय लवण। जैसे अगर हम देखें तो जिंक हाइड्रोक्लोराइड, ZnOHCl, यहाँ से देखिए कि यह उपस्थित है, क्या है, जिंक हाइड्रोक्लोराइड, ये जिंक हाइड्रोक्लोराइड है। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे कि यह क्या उपस्थित है, OH जो है माइनस आयन उपस्थित है। इससे यदि ध्रुवीय विलायक में घोलेंगे तो यह OH माइनस आयन को देगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि PbOH NO3, यहाँ से इसमें भी क्या है, ये हमारा OH आयन उपस्थित है, क्या है, OH माइनस आयन उपस्थित है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि MaOHCl, यहाँ से देखिए कि यहाँ पे भी OH आयन क्या है, उपस्थित है, OH माइनस आयन उपस्थित है। इस प्रकार के लवणों को हम क्या कहेंगे, क्षारकीय लवण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारकीय लवण कहते हैं। अब हम यहाँ चौथे प्रकार की बात करेंगे, मिश्रित लवण। वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन और ऋण आयन होते हैं, उसे मिश्रित लवण कहते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वह कौन से लवण है जिसमें धन आयन और ऋण आयन वो भी एक से अधिक बार उपस्थित होते हैं, जैसे CaOCl, फिर Cl। यहाँ से देखिए ये भी आपका ऋण आयन है, यानी Cl ऋण आयन, ये भी Cl क्या है, ऋण आयन, 2 बार उपस्थित है। यहाँ OH देखेंगे डबल माइनस, तो यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ से कई बार यानी क्या चीज ऋण आयन उपस्थित हैं, और एक हमारे पास Ca जो है वो प्लस आयन है, डबल प्लस चार्ज को रखता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि एक से अधिक प्रकार के धन अथवा ऋण आयन उपस्थित हों तो उस प्रकार के लवण को हम क्या कहेंगे, मिश्रित लवण कहेंगे। इसी तरह से हम एक और देखते हैं कि NaKSO4, ये सोडियम पोटेशियम सल्फेट है। तो इसमें हम देखेंगे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा प्लस आयन है, Na एक प्लस चार्ज रखता है, K भी प्लस चार्ज रखता है, पोटेशियम प्लस चार्ज रखता है, यस जो सल्फर होता है ये भी प्लस चार्ज रखता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कई हमारे प्लस चार्ज वाले हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक प्लस चार्ज वाले उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के लवण को हम क्या कहेंगे, मिश्रित लवण कहेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि यह वो जो उपस्थित है वह एक माइनस आयन उपस्थित है। तो इस तरह से धन आयन और ऋण आयन और भी धन आयनों की संख्या एक से ज़्यादा है, तो इस प्रकार से हम इसे मिश्रित लवण कह सकते हैं। यहाँ अब हम 5वें प्रकार की बात करते हैं, द्विक लवण। ये सबसे महत्वपूर्ण लवण है, कंपटीशन में इसी से पूछे जाते हैं उदाहरण। द्विक लवण वे, उनकी बात करेंगे, 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। मतलब ये है कि 2 तरह के हमारे पास लवण होंगे, यदि उनको हम क्या करें, उसका जलीय विलयन बनाकर उन्हें वाष्पित करके क्या करें, आपस में मिलाकर एक ठोस बनाते हैं, तो जाके हमारा क्या हो जाता है कि वह जो ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो वह एक द्विक लवण होता है। तो जैसे अगर इसकी गुणवत्ता की बात कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों लवणों का अनुपात जो होना चाहिए एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी अनुपात में हम मिला दें तो वो बनेगा, ऐसा नहीं होता, वो निश्चित अनुपात में होता है। इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्थाओं में होता है, जैसे वाष्पन या
अगर उसे जलीय विलयन में कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। वह जलीय विलयन अगर कर देते हैं तो आप वे सरल लवणों के आयनों में टूट जाते हैं। ऐसा होता है कि वह सरल लवणों के आयनों में वियोजित हो जाएंगे तो वो उनका अस्तित्व नहीं होगा। इनका अस्तित्व केवल ठोस ही अवस्था में होगा, केवल ठोस अवस्थाओं में ही इसका होता है। जैसे हम बात करते हैं पहला फिटकरी के, जिसे हम कहते हैं फिटकरी को पोटास एलम, फिटकरी की बात करते हैं, इसे बोलते हैं पोटास एलम। यहां से देखेंगे पोटास एलम का जो सूत्र होता है यह हमारा जैसे है, जैसे की बात करेंगे तो ये पोटास एलम होता है। इसमें दो प्रकार के लवण हैं, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट और साथ ही साथ इसमें मिले हुए हैं पोटेशियम सल्फेट के बाद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। अब दोनों को हम वाष्पित करके मिलाने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो यहां से जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड 24H2। ये जलीय विलयन में ये बनाता है, इसे हम फिटकरी कहते हैं और यही सबसे ज्यादा कंपटीशन में इसी सूत्र को पूछा जाता है। तो आप जानते हैं पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, उसमें जल है, जल का वाष्पीकरण है, तो यह हमारा पोटास एलम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं मोहर लवण। क्या देखते हैं? मोहर लवण। इसमें जो होता है हमारा मोहर लवण में फेरिक सल्फेट होता है। क्या होता है? फेरिक सल्फेट और साथ ही साथ हमारा होता है अमोनिया सल्फेट। यहां से देखेंगे फेरिक सल्फेट और अमोनिया सल्फेट को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यह हमारा बनता है मोहर लवण। तो इसमें क्या होगा, इसका जो सूत्र आएगा FeSO4, फिर उसके बाद होगा कि अमोनिया के लिए NH4, इसी का होल ट्वाइस SO4। देखिए अमोनियम सल्फेट आ गया, यहाँ से FeSO4 फेरिक सल्फेट और हमारे पास 6H2O, यह हमारा इसका मोहर लवण का सूत्र हो गया और इसे याद रखेंगे। यह हमारे दो प्रकार के द्विक लवण यहाँ पे समझाए गए हैं, इसे याद रखिएगा, ये सबसे ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब यहाँ हम छठवां संकर लवण की बात करते हैं। लवणों के प्रकार में इसमें देखेंगे वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धन आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। तो यहाँ से हम पहला उदाहरण देखते हैं इसका कि K4FeCN का होल पावर 6 है, यहाँ से इस तरह का होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा यह जो है इसके साथ सहसंयोजी बंध को बनाया हुआ है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि इसमें धन आयन दो उपस्थित हैं, लेकिन ये सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे कि संकर लवण कहलाएंगे। ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और ठीक ठाक है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का सूचना पहुंच सके।